नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी इन ईयर पे। दोस्तों, आपके सामने एक मैसेज है जो कि मुझे रिसीव हुआ था। अभी आप सभी को पता है कि जो उत्तराखंड का जो अपर पीसीएस है उसका रिजल्ट निकल चुका था प्रीलिम्स का। उसके बाद एक स्टूडेंट का मुझे मैसेज आता है और ये मैसेज आप सभी के सामने है। और आई थिंक इस मैसेज में जो लिखा हुआ है वो उन 70 से 80% स्टूडेंट की प्रॉब्लम है जो प्रीलिम्स निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले क्या लिखा हुआ है। हेलो सर, मेरा यूकेपीएससी प्रीलिम्स क्रैक तो हो गया है, बट मेंस आंसर राइटिंग कहाँ से शुरू करूँ और कैसे? मैंने कभी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं किया है। क्या 60 से 70 डे में मेंस क्रैक हो सकता है? प्लीज़ कुछ बताओ, प्लीज़ हेल्प मी और एनी सजेशन। तो देखो, इसी से रिलेटेड आज मैं आपके सामने वीडियो लाने वाला हूँ। और जो ये वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। ये एक ऐसी वीडियो है आई थिंक जो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ा देगी और साथ साथ में आपको ये भी बता देगी कि किस तरीके से आपको अपनी जो प्रिपरेशन है वो करनी है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और ये वीडियो जो है वो पेनिस से होने वाली है आप सभी के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे एक कोट है विवेकानंद जी का, ऑल पावर इज़ विद इन यू, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि सारी की सारी पावर आपके अंदर ही है। आप कुछ भी कर सकते हैं कैसे भी करके, बस आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जो भी पावर है वो आपके अंदर है। तो ये बहुत अच्छा कोट है, मैंने सोचा यहाँ पे आपको कोट कर दूँ सो डैट आपके अंदर की जो छुपी हुई एनर्जी है ना वो बाहर निकल जाए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ। जो भी अगर आप मेंस के आंसर राइटिंग कर रहे हो, आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है स्टडी इन ईयर वहाँ पे जुड़ सकते हैं और अपनी जो कॉपियाँ हैं उसको वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। फिर हम आपका जो आंसर होगा उसको एवेलुएट करेंगे, आपको बताएंगे कि आपकी कमियाँ कहाँ पे, आप किस तरीके से इसको बेहतर कर सकते हैं। वहाँ पे डेली बेसिस पे करंट अफेयर से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, साथ साथ में आपकी कॉपियों को इवेलुएट किया जाता है, तो वहाँ पे सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। तो मैं चाहता हूँ कि आप ज़रूर स्टडी इन ईयर के जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे आप ज़रूर जुड़ जाइए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है, उस क्वेश्चन से स्टार्ट करूँगा मैं और फिर बताऊँगा आपको कि कौन कौन सी चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। ये देखिए, ये है यूपीएससी का 2019 का क्वेश्चन और यहाँ पे इस तरीके से दिया है कि एम्पावरिंग वुमेन इज़ द की टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ। अब देखिए ये एक ऐसा सवाल है ना, आपने कभी पढ़ा ही नहीं है। सपोज आपने प्रीलिम्स निकाल दिया और उसके बाद आपने पढ़ा भी नहीं है, फिर भी मैं गारंटी के हिसाब से बोल रहा हूँ आपके सामने कि ये वाला जो क्वेश्चन है हर कोई कर सकता है, हर कोई कर सकता है। अगर आपको वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड इशू पता है तो हर कोई कर सकता है जिसने जो मेंस दे रहा है। तो देखिए दोस्तों, अब इस क्वेश्चन से आप क्या समझिए कि आपको मेंस में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको जो अप्रोच है ना उसको सही डायरेक्शन में ले जाने की ज़रूरत है। अब देखिए जो ये एम्पावरिंग वुमेन वाला जो इशू है वो देखिए कहीं ना कहीं सिलेबस से ही पूछा गया है, जो कि सिलेबस मेंशन होता है आपको। तो आप यहाँ पे देखेंगे उत्तराखंड अपर पीसीएस का भी यहाँ पे जो सिलेबस है, तो यहाँ पे देखेंगे आप सोशल जस्टिस वाला जो इशू है, तो ये सोशल जस्टिस से ही पूछा गया है ये क्वेश्चन। दो ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, बट मैं आपको और भी क्वेश्चन दिखाऊंगा और फिर एनालिसिस करके बताऊंगा कि चीज़ें किस तरीके से आपके लिए सिंप्लीफाई हो सकते हैं अगर आप जो मैं बताऊंगा उन चीज़ों को आप फॉलो करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले स्लाइड में चलते हैं। और इन चीज़ों को ध्यान में रखने से पहले, मतलब मेंस आंसर राइटिंग को करने से पहले आपको कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान रखना है वो यहाँ पे मैंने लिखी हुई है। देखिए सबसे पहले जो सिलेबस की जो कॉपी है ना उसको आपको क्या कराना, प्रिंट आउट कराना है और उस कॉपी को आपको हमेशा किसी न किसी टाइम पे देखते रहना है। जब भी आपको 5 मिनट 10 मिनट इस तरीके से आपको बीच बीच में गैप मिलता है तो आपको सिलेबस को घूरते रहना है। सिलेबस आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। जब भी आप कुछ पढ़ो तो आप उस तरीके से पढ़ना है कि जो चीज़ें सिलेबस से रिलेट हो, ठीक है। उसके अलावा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उनका एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस नहीं करोगे तो तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि चीज़ों को मुझे सिंप्लीफाई किस तरीके से करना है। जो नेचर है क्वेश्चन पूछने का जो उत्तराखंड अपर पीसीएस का है वो किस तरीके का है, ये सारी चीज़ें आपको पता नहीं चलेंगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। इसके बाद आपके जो रिसोर्सेस है ना दोस्तों, उन रिसोर्सेज को आपको लिमिटेड रखना है। बहुत सारे मैंने स्टूडेंट ऐसे देखे हैं जो यहाँ से भी पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे, वहाँ से भी पीडीएफ डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करके बस रख लेंगे
वो पीडीएफ वो कभी पढ़ेंगे नहीं। स्क्रीनशॉट इतने ज़्यादा हो जाते हैं हमारे मोबाइल में कि उन स्क्रीनशॉट को कभी दोबारा देखते भी नहीं हैं। तो आपको जो रिसोर्सेस हैं दोस्तों बहुत ज़्यादा लिमिटेड रखने हैं, सो डैट आप जो चीज़ें हैं ना, जो चीज़ें पढ़ रहे हो उनसे भटको ना आप। उसके बाद आपको जो मेंस का जो पेपर होता है ना, उसका नेचर समझना ज़रूरी है। नेचर समझना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि दोस्तों जो प्रीलिम्स के लिए जो स्ट्रैटेजी बनाई जाती है वो बहुत ज़्यादा अलग होती है जो आपकी मेंस की स्ट्रैटेजी होती है। मेंस की स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा अलग है, मैं ये कहूँ कि बिल्कुल ही अलग है। और जो प्रीलिम्स के लिए आप पढ़ते हो उसकी जो स्ट्रैटेजी है वो बिल्कुल ही ज़्यादा अलग हो जाती है। तो चलिए एक एक करके आप चीज़ों का एनालिसिस करते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए सबसे पहले जो ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन मैंने 2012 का लिया है। जो उत्तराखंड अपर पीसीएस का जो मेंस हुआ था ये 2012 के क्वेश्चन है। अब देखिए इन क्वेश्चनों पे थोड़ा सा नज़र डालते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन किस तरीके से हैं। ये क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ यहाँ पे, देखिए डिस्कस क्रिटिकली द कॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ द मौर्यन एम्पायर, हाउ फार वॉज अशोका रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। अब देखिए क्वेश्चन का नेचर देखिए, यहाँ पे क्या पूछा है, कॉज पूछा है आपको कि किस तरीके से डिक्लाइन हुआ था मौर्यन एम्पायर का, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या पूछी है, सोशल कंडीशन अंडर मुगल, सोशल कंडीशन के बारे में पूछा गया है। उसके बाद देखिए क्या पूछा हुआ है, क्रिटिकली एग्जामाइन द डेक्कन पॉलिसी ऑफ औरंगजेब। तो एक चीज़ आपने देखी यहाँ पे, ये क्वेश्चन थ्रो लाइट ऑन इंडियन ओवरसीज ट्रेड विद रोमन वर्ल्ड फ्रॉम 2nd सेंचुरी BC टू 2nd सेंचुरी CE। तो आप यहाँ पे देखेंगे 4 क्वेश्चन लगातार कहाँ से पूछे, एंशिएंट इंडिया। यानी कि जो UKPSC है, जो आयोग है, वो ज़्यादातर क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है, हिस्ट्री के अंदर एंशिएंट इंडिया पे उसका फोकस कुछ ज़्यादा ही है। तो आप क्या कर सकते हैं, एंशिएंट इंडिया को थोड़ा अच्छे से पढ़ सकते हैं, ये एनालिसिस आप यहाँ से कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन भी है, देखिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, देखिए सोशल कंडीशन, यानी कि जिस तरीके से हम पढ़ते हैं ना मुगल में कि भी पहला कौन था बाबर था, फिर कौन आया, फिर कौन आया, इस तरीके से हम क्रोनोलॉजी पढ़ते हैं। पॉलिटिक्स को हम ज़्यादा पढ़ते हैं कि किसने किसको मारा, बिल्कुल भी इस तरीके से क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछे जा रहे हैं। यानी कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, सोशल कंडीशन के बारे में, इकोनॉमिकल कंडीशन के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। हो सकता है आपसे पूछा जाए कि डिस्कस द एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द मुगल, सोशल कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपकी जो अप्रोच है पढ़ने की ना, फिर उसको आपको उस तरीके से मोल्ड करना है। अब जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि डिक्लाइन ये डिस्कस क्रिटिकली द कॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर। अब आपको यहाँ पे मौर्यन एम्पायर के बारे में ये नहीं पढ़ना है कि अशोका कब आया था, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य कब आया था, उसने क्या किया था, उसने किसके साथ लड़ाई करी, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके साथ मैरिज करी, इस तरीके से आपको चीज़ें नहीं पढ़ना है, बल्कि उनकी अचीवमेंट्स, वहाँ का मौर्यन एम्पायर का सोशल कल्चरल किस तरीके से, सोसाइटी किस तरीके थी, वहाँ का कल्चर किस तरीके से था, ये सारी चीज़ों को आपको पढ़ना है। तो आपकी जो स्टडी है वो इस तरीके से मोड होनी चाहिए। अब मैं आपको यहाँ पे सिलेबस भी बताऊंगा साथ साथ में, उससे पहले एक और चीज़ देखते हैं। मैं देखिए बेसिकली यहाँ पे आपको जो हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है उन चीज़ों को बता रहा हूँ, फिर आप उसी तरीके से पॉलिटी का भी देख सकते हैं, उस तरीके से इकोनॉमिक्स का भी देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए चीज़ें क्या पूछी है, ब्रह्मो समाज के बारे में पूछा है, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा है, डिटेल अकाउंट ऑफ दलित मूवमेंट। इसके बाद पूछा है वेरियस स्टेज ऑफ प्रोग्रेस ऑफ जर्नलिज्म ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड इन उत्तराखंड। अब आप इन क्वेश्चनों पे ध्यान से देखिए, ये जो ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन 2016 के हैं, जो पीछे वाले क्वेश्चन मैंने स्लाइड में बताए वो 2012 के हैं। तो आप यहाँ पे देखिए किस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे हैं। ब्रह्मो समाज के बारे में आपसे पूछा है, गिव डिटेल अकाउंट द दलित मूवमेंट। तो यहाँ पे अगर आपको थोड़ा बहुत दलित मूवमेंट्स के बारे में पता भी है, जैसे जस्टिस मूवमेंट, वाई का जो रिवोल्ट हुआ था, ठीक है, इस तरीके से पेरियार ने जो किया था, है ना, उसके बाद ठीक है फूले जी ने जो करा था, ठीक है, दलित समाज के लिए, उसके बाद गांधी जी ने जो करा था, ठीक है, उसके बाद भीमराव अंबेडकर जी ने किया। तो थोड़ा थोड़ा उनके बारे में आप अगर आपको पता है तब भी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। यानी कि मेंस में ज़्यादा पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस आपकी जो अप्रोच है ना वो बहुत सही से होनी चाहिए थी। आपने जो नोट्स बनाए हैं ना, उन नोट्स को आपको बहुत लिमिटेड कर देना है, और ये भी पता होना चाहिए कि जो भी क्वेश्चन आएगा पर मुझे उसको इस तरीके से ही लिखना है। जब आप ये सारी चीज़ें करेंगे ना, फिर आपके मन में जो कन्फ्यूजन है ना वो सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी। अब देखिए एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, देखिए एक मिनट रुकिए, अब मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। यहाँ पे एक चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए
ये जो क्वेश्चन है ये ब्रह्मो समाज से है। ये कब का क्वेश्चन है? 2016 का क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए ये 2012 का क्वेश्चन है। ये किससे पूछा है? आर्य समाज से। अब देखिए, अब मैं आपको सिलेबस बताता हूँ। अब मैं आपको क्या बताता हूँ? सिलेबस बताता हूँ कि सिलेबस क्या है। देखिए सिलेबस में, एक मिनट रुकिए, देखिए सिलेबस बताता हूँ मैं यहाँ पे, जो मैं आपको क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ उस चीज़ को बताता हूँ। देखिए 2016 में किससे पूछा गया है? ब्रह्म समाज से, है ना। और 2012 में किससे पूछा गया था? आर्य समाज से। अब आप ज़रा सा सिलेबस की तरफ ध्यान आकर्षित कीजिए, सिलेबस की तरफ देखिए ज़रा। अब आप, ये सिलेबस है, सिलेबस में क्या लिखा हुआ है? सोशल रिलीजियस रिफॉर्म इन 19th सेंचुरी। और यहाँ पे साफ और साफ सिर्फ 3 चीज़ों के बारे में पूछा गया है। 3 जो मूवमेंट्स हैं उनके बारे में पूछा गया है, मतलब लिखा गया है हमारे सिलेबस में। क्या? ब्रह्मो समाज, आर्य समाज और थियोसॉफिकल सोसाइटी। बस अब आपको इससे बाहर जाना ही नहीं है, बस इतना ही पढ़ना था आपको। सोशल रिफॉर्म, रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इन 19th सेंचुरी में बस आपको इतना ही पढ़ना था कि ब्रह्मो समाज क्या है, आर्य समाज क्या है, थियोसॉफिकल सोसाइटी क्या है। हो सकता है अब इस साल थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में पूछा जाए, क्योंकि इनके बारे में तो पूछा ही जा चुका है। तो इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। अब देखिए कितना आसान हो गया आपको, कि मतलब बहुत देखिए सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे, देव समाज, प्रार्थना समाज, पता नहीं कौन कौन से समाज हैं। बट अगर आप सिलेबस की तरफ नज़र मारोगे ना, तो आपने इतना सिलेबस देखना था प्रीलिम्स में, बस आपको मेंस में इतना ही पढ़ना है ना। सिर्फ 3 चीज़ें ही पढ़नी है आपको। तो आपने देखा कि सिलेबस को आपने किस तरीके से कम कर दिया है, सिर्फ और सिर्फ, सॉरी, जो आपने पढ़ना है उसको कितना कम कर दिया है आपने, सिर्फ और सिर्फ किसको देख के? सिलेबस को देख के। तो अब आप समझ गए होंगे कि सिलेबस को देखना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। सिलेबस को देखना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब क्या करना है आपको? जैसे जैसे आपको थोड़ा सा पढ़ना है, उस तरीके से सिलेबस को देख के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख के, और फिर उस हिसाब से आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी है अपनी, है ना। तो चीज़ों को आप धीरे धीरे समझ रहे होंगे कि किस तरीके से मैं चीज़ों को बताने की कोशिश आपको यहाँ पे कर रहा हूँ, है ना। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो और क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या पूछा है? रेवेन्यू सिस्टम एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑफ शेरशाह। अब ये नहीं पूछा गया है यहाँ पे आपसे कि शेरशाह किस टाइम पे था, इसने किसके साथ युद्ध करा, है ना, इसने किस तरीके से वार करा, इस तरीके से कुछ भी नहीं पूछा गया है। पॉलिटिकल, मतलब जो वहाँ की पॉलिटी थी उसके बारे में बहुत कम पूछा गया है। अगर आप सिलेबस देखोगे ना, सिलेबस में ये तक नहीं लिखा है कि आपको पॉलिटी ऑफ मुगल एम्पायर बताना है। अब अभी मैं आपको सिलेबस दोबारा दिखाऊंगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है? रेवेन्यू सिस्टम किस तरीके था और इकोनॉमिक रिफॉर्म। तो यानी कि इनका फोकस क्या है कि वहाँ की सोसाइटी किस तरीके थी, वहाँ की इकोनॉमी किस तरीके थी, वहाँ का आर्ट एंड कल्चर किस तरीके था। बट पॉलिटी पे बिल्कुल भी इनका फोकस नहीं है, क्योंकि सिलेबस में लिखा ही नहीं गया है। तो आपको क्यों पढ़ना है कि शेरशाह ने किसके साथ लड़ाई करी थी, कब करी थी, किस तरीके से करी थी, कितने घोड़े मरे, कितने नहीं मरे, कितने आदमी मरे, है ना। तो इस तरीके से। अब देखिए दूसरी चीज़ देखिए, ये टीचिंग ऑफ बुद्धा। अब आपको पता है बुद्धिज़्म और जैनिज़्म, ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चन हर बार बनता ही बनता है। तो आप क्या इसको छोड़ के जा सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। और बुद्धिज़्म से आपको बस नोट बनाना है कि बुद्धिज़्म किस तरीके, अब ये नहीं बताना है कि बुद्धा का पिता कौन था। नोट्स इस तरीके से नहीं बनाने हैं आपको कि बुद्धा का पिता कौन था, उसकी माता कौन थी, उसका बेटा कौन था, उसकी पत्नी कौन थी। ये सब प्रीलिम्स के लिए होता है, मेंस के लिए बिल्कुल भी नहीं। बस आपको क्या लिखना है, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा ही गया है कि टीचिंग ऑफ बुद्धा। तो टीचिंग ऑफ बुद्धा में आपको बता देना है कि उसके 8 राइट फोल्ड पाथ क्या थे, है ना, नोबल ट्रूथ क्या थे। इस तरीके से आपको चीज़ें बता देनी, और बस एक पेज में आपको टीचिंग रिलेटेड ऑफ बुद्धा ख़त्म हो जाएगा, और बस उसी को बार बार रिवाइज करना है। उसी तरीके से जैनिज़्म से ही रिलेटेड कि जैनिज़्म में कौन कौन सी उनकी टीचिंग थी, किन किन चीज़ों पे उन्होंने फोकस किया। और फिर आप इस तरीके से लास्ट में एक और चीज़ बना सकते हैं कि किस तरीके से बुद्धिज़्म और जैनिज़्म में थोड़ा सा अंतर है, इन दोनों में थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस क्या है। बस 2 पेज 3 पेज का आपका क्या बन जाएगा, इससे रिलेटेड बन जाएगा। और बार बार उसको पढ़ना है, रिवीजन उसको करना है, तो चीज़ें आपकी क्लियर होती जाएंगी। क्या आपको लग रहा है कि कठिन है चीज़ें? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करके चलोगे तो आपकी चीज़ें हो जाएंगी। और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस डेली बेसिस पे कर लीजिए, आपको आए ना आए पर आपको करना है, ठीक है। तो अब देखिए इसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए मॉडर्न हिस्ट्री से क्या आ रखा है कि मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान। अब मेरिट्स एंड डिमेरिट पूछाया गया कैबिनेट मिशन
प्लान से। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कैबिनेट मिशन किस तरीके से आए, इसमें क्या क्या चीज़ें थी, उसके प्रोविज़न क्या क्या थे, इस तरीके से तो पता होना चाहिए आपको। इससे अलावा है ही क्या, है ना। तो अब मैं आपको सिलेबस दिखाता हूँ कि सिलेबस किस तरीके से यहाँ पे हमसे पूछा गया था। अब यहाँ पे देखिए सिलेबस की बात करते हैं यहाँ पे। अच्छा ये देखिए सिलेबस है यहाँ पे, जैसे कि मैंने बताया था इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुगल एम्पायर की बात करी थी। अब देखिए इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुगल एम्पायर, मैंने बोला था आपको कि सिलेबस में पॉलिटी के बारे में कुछ लिखा ही नहीं, कि वहाँ का पॉलिटिकल नेचर किस तरीके से, कुछ लिखा ही नहीं है। तो अगर आप देखोगे इस्टेब्लिश ऑफ मुगल एम्पायर में देखेंगे बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी, देखिए जिससे क्वेश्चन पूछा गया था। और शेरशाह सूरी में भी किससे, वहाँ का उसका इकोनॉमिक्स किस तरीके से था, है ना। अब देखिए यहाँ पे सोसाइटी के बारे में कि वहाँ का सोशल किस तरीके से था, इकोनॉमिक रिलीजियस लाइफ किस तरीके थी, और आर्ट एंड कल्चर के बारे में आपसे पूछा गया। क्या कहीं पे भी ऐसा लिखा है कि इस पॉलिटिकल नेचर किस तरीके था वहाँ का, लिखा है कहीं भी? बिल्कुल भी नहीं लिखा हुआ है। तो आप क्यों पढ़ेंगे उस चीज़ को? यानी कि आपने उन चीज़ों को पहले अलग कर देना है जिन चीज़ों के बारे में सिलेबस में पूछा ही नहीं गया है ना। तो यहाँ पे देखिए लेटर मुगल एंड फॉल ऑफ एम्पायर। तो आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वह जो मुगल एम्पायर था उसका जो फॉल था वो क्यों हुआ, उसके पीछे का जो कारण था वो क्यों था। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको जो नेचर ऑफ द क्वेश्चन है ना उसको समझना है। ये नहीं कि बाबर आया, बाबर ने उसके साथ लड़ाई करी, 4 लड़ाइयाँ हुई, फिर हुमायूं आया, हुमायूं ने इस तरीके से मरा, है ना, सीढ़ी से गिर के मर गया था। शेरशाह सूरी आया, उसने उसके साथ लड़ाई करी हुमायूं के साथ, अकबर ने ऐसा करा वैसा करा, ढिमका फलाना, ऐसा कुछ नहीं। बस आपको क्या, जैसे आर्ट एंड कल्चर है तो आर्ट एंड कल्चर को किसने बढ़ावा दिया, जैसे अकबर ने दिया, और यहाँ पे शाहजहाँ ने ज़्यादा बढ़ावा दिया, है ना। तो अकबर और शाहजहाँ से जो आर्ट एंड कल्चर है उनको थोड़ा याद कर लीजिए आप। आपका जो क्वेश्चन है, आपका जो लिखा होगा आपने, जो आप नोट्स बनाओगे वो बस उतना लिख देना और फिर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर लेना। कहाँ पे दिक्कत है आपको? बस आपको ये समझना पड़ेगा कि जो भी पावर है ना आपके अंदर ही है, बस उसको समझने की ज़रूरत है कि आप चीज़ों को किस तरीके से बेहतर कर सकते हो, है ना। ये चीज़ है। अब मैं एक और सिलेबस दिखाना चाहता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए दिल्ली सल्तनत के बारे में। देखिए दिल्ली सल्तनत, देखिए यहाँ पे देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, नेचर ऑफ टर्किश रूल। बलबन की जो ये थ्योरी थी ना, किंगशिप एंड जुडिशियल सिस्टम, इस पे क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि जो बलबन की किंगशिप थ्योरी थी वो किस तरीके की थी। इस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 2016 में पूछा गया है शायद, ये 2012 में पूछा गया है। तो इस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पर ये क्वेश्चन पूछा कहाँ से गया है? सिलेबस से ही तो पूछा गया है, बाहर से तो नहीं पूछा गया। अब जब आप खिलजी डायनेस्टी पढ़ोगे ना, तो खिलजी डायनेस्टी में बस आपको 2 के बारे में पढ़ना है, जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ज़्यादा पूछा जा सकता है, क्योंकि देखिए क्या लिखा है कि अलाउद्दीन खिलजी के एक्सपेंशन किस तरीके से था, उसका एडमिनिस्ट्रेशन, उसने मिलिट्री रिफॉर्म किस तरीके से किया और इकोनॉमिक रिफॉर्म किस तरीके से किया। बस 2 राजाओं के बारे में, और उनके बारे में ये भी बता दिया है सिलेबस में कि उसने एक्सपेंशन किस तरीके से किया, एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री रिफॉर्म किस तरीके से करा। तो इन्हीं चीज़, तो बस आपको क्या करना है, हेडिंग बनानी, अलाउद्दीन खिलजी, उसका थोड़ा सा एक्सपेंशन, है ना, 3-4 लाइन में एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म, 3-4 लाइन में मिलिट्री रिफॉर्म और 3-4 लाइन में इकोनॉमिक रिफॉर्म। बस बन गए आपके नोट। और उस तरीके से आपको मेंस में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। फिर तुगलक डायनेस्टी में देखिए इतना ज़्यादा लिखा हुआ है। अब क्या क्या, गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। अब देखिए मोहम्मद बिन तुगलक के सामने क्या लिखा है इन्होंने, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस। अब क्योंकि जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसका पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस कुछ ज़्यादा ही था, तो इसलिए उन्होंने थोड़ा सा आगे इसको एक्सप्लेन कर दिया है कि अगर हम मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पूछेंगे तो हम उसकी पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस के बारे में पूछेंगे। तो अब आपको क्या करना, जब भी मोहम्मद बिन तुगलक लिखोगे तो उसका पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस किस तरीके से था वो उसके नोट्स बनाने हैं, बस उतना ही, इससे ज़्यादा कुछ आएगा ही नहीं। और साथ साथ में एक और कन्फ्यूजन रहती है कि जो मतलब कोचिंग सेंटर होते हैं, कोचिंग सेंटर ने अपने क्या बनाए रहते हैं, क्वेश्चन बनाए रहते हैं। तो देखिए जो ये कोचिंग सेंटर क्वेश्चन बनाते हैं ना, तो देखिए बेफालतू के क्वेश्चन बनाते रहते हैं। उससे क्या होता है, आपका बस मोरल डाउन होता है। उनको इतना तक जो क्वेश्चन सेट करते हैं उनको इतना पता नहीं होता है कि सिलेबस में क्या पूछा है और किस तरीके से हमें क्वेश्चन सेटअप करने होते हैं। मैं ये आपको सही बता रहा हूँ। तो आप उन कोचिंग सेंटर की जो ये क्वेश्चन होते हैं ना, उन पे ज़्यादा रिलाई नहीं करना है। रिलाई आपको खुद पे करना है कि जब आपके सामने क्वेश्चन आएंगे तो आप लिख लोगे उसको किसी भी तरीके से, क्योंकि आपने सिलेबस को अच्छे तरीके से देखा है, रिवाइज अच्छे तरीके से करा है और आपने मेंस आंसर राइटिंग भी बहुत अच्छे तरीके से करी है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें मैं अब आपको सामने बता चुका हूँ। ठीक है,
आई होप आपके सारे जो डाउट है क्लियर हो चुके होंगे। अब लास्ट में आपको क्या करना है, बस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, आंसर राइटिंग है ना, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। वन एंड ओनली वन मंत्रा है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, डेली बेसिस पे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। इससे पहले मैं आपको एक वीडियो भी बना चुका हूँ कि किस तरीके से आपको डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, और वहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ कि 60 से 70 दिन का जो डे है, 70 दिन का जो डे है वो बहुत ज़्यादा सफिशेंट है आपके लिए। 2 महीने से ज़्यादा का जो दिन होता है ना, बहुत ज़्यादा सफिशेंट होता है। हर दिन आप मेहनत कीजिए, कम से कम मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5 से 7 क्वेश्चन आप कर सकते हैं डेली बेसिस पे, और साथ साथ में चीज़ों को रिवाइज़ कीजिए। देखिए एक चीज़ तो आपको समझनी पड़ेगी कि देखिए 2 चीज़ें हैं। अगर आप सोचोगे कि साहब मेरे को आता नहीं है, मैंने कभी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी है, तब तो आपकी जो फेल होने की जो संभावना है ना, जो पॉसिबिलिटी है, जो प्रोबेबिलिटी है, वो 100% है कि आपने फेल होना ही होना है। बट अगर आप ये सोचोगे कि सर मेरे पास जो टाइम है ना 2 से ढाई महीने का जो बचा हुआ है, वहाँ पे मैं अपने फुल पोटेंशियल से काम करूँगा, तो आपके पास 2 पॉसिबिलिटी बन जाएंगी, 50-50% बन जाएगा कि या तो आप फेल होंगे या तो आप पास होंगे। तो अपनी प्रोबेबिलिटीज़ है ना उसको बढ़ा लीजिए आप, है ना। अपनी प्रोबेबिलिटीज़ को आपको क्या करना है, बढ़ाना है, ना कि 100% फेल होना है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ों को आपको बिल्कुल समझना है। अभी से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी तो अब बोलना ही पड़ेगा लास्ट में कि आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करते हो नहीं। और साथ में एक चीज़ और बोलूँगा दोबारा, आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज़रूर जुड़िएगा मेरे साथ, है ना। वहाँ पे फिर हम आपकी जो कॉपियाँ होंगी उनको क्या करेंगे, इवेलुएट करेंगे। और फिर से कह रहा हूँ, एक बार ज़रूर कर लीजिए, हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और साथ साथ में जो आपके कलीग्स हैं, जो भी हैं जिन्होंने अपर पीसीएस से लोअर पीसीएस निकाला है, वो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सभी के लिए। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद दोस्तों।